साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रुधिर का उत्पादन। इससे पहले हमने जो ब्लड का जो संगठन था उसमें प्लाज्मा को पढ़ लिया था और जितनी भी ब्लड सेल्स थी जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमने पूरा कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आखिर हमारे इस बॉडी में ब्लड का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन करता है, उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती है जो ये काम करती है। तो देखो, रुधिर का उत्पादन जिसको हम हीमोपोइसिस भी कहते हैं। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है स्पेलिंग के रूप में, हीमोपोइसिस। ये जो पोइसिस वर्ड है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। जैसे हीमो है तो हीमो का तो मतलब हो गया ब्लड, और जो पोइसिस इसका मतलब होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कह दो या फॉर्मेशन कह दो, एक ही बात है। तो ये सीधा सा अर्थ हो गया ब्लड का प्रोडक्शन या ब्लड का फॉर्मेशन। अर्थात हीमो, इसको दो तरह से स्पेल किया जा सकता है। स्पेलिंग इसकी HAEMO या HEMO, ये दोनों हम इस स्पेलिंग को इस तरह से लिख सकते हैं। या इसको एक तरह इसको हीमेटोपोइसिस भी कहा जाता है। हीमेटोपोइसिस, या इसको इस तरह से हीमेटोपोइसिस, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। इसको हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस या हीमोपोइसिस, हीमेटोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस, इस तरह की इसको स्पेलिंग से लिखा जा सकता है। तो सीधी सी बात हो गई, रुधिर का उत्पादन मतलब हीमोपोइसिस की प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी प्रक्रिया है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 10 की घात 11 से 10 की घात 12 तक जो सेल है बॉडी के अंदर, नई सेल बनती है पर डे। मतलब 10 की घात 11 से लेकर 10 की घात 12 तक एक खरबों की संख्या हो गई, करोड़ों अरबों की संख्या में। तो इस तरह से 10 की घात 11 से लेकर 10 की घात 12 तक नई सेल पर डे हमारी बॉडी में कोशिकाओं का उत्पादन होता है। अब ब्लड सेल के अंदर कौन कौन सी होती है? रुधिर के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक तो आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है और एक प्लेटलेट होती है या बिंबाणु होते हैं। तो तीनों का फॉर्मेशन होता है। तो देखो, हम इस तरह से इनको अलग अलग पढ़ते हैं कि इनकी निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया यानी जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो इस कारण आरबीसी की निर्माण की क्रिया को हम क्या कह देंगे? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो का मतलब हो गया आरबीसी और पोइसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसको इरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं। इरिथ्रोपोइसिस, इसको हिंदी में इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह से डब्ल्यूबीसी है, जो हमारे डब्ल्यूबीसी है उसका भी फॉर्मेशन होता है। तो डब्ल्यूबीसी, अब डब्ल्यूबीसी में भी देखो कौन, एक तो कणिकीय है और एक अकणिकीय डब्ल्यूबीसी होती है। तो डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को देखो, डब्ल्यूबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ल्यूकोसाइट कहते हैं डब्ल्यूबीसी को, तो उसको हम कहेंगे ल्यूकोपोइसिस। देखो, ल्यूकोपोइसिस कह देंगे उसको, ल्यूकोपोइसिस। तो ल्यूकोपोइसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डब्ल्यूबीसी का निर्माण किया जाता है बॉडी में। अब इसमें देखो इस तरह की, एक तो अब डब्ल्यूबीसी के अंदर कुछ तो देखो कणिकीय होती है, कुछ अकणिकीय होती है। तो इसमें इसका एक, इसमें दो तरह की प्रक्रियाएं होती है। देखो, एक तो होती है माइलोपोइसिस,
इस माइलोपोइसिस का मतलब होता है जो एक तो हमारी कणिकीय डब्ल्यूबीसी होती है, कणिकीय डब्ल्यूबीसी, तथा इसके अलावा जो मोनोसाइट्स होती है, मोनोसाइट्स हमने पढ़ी थी, जिसका केंद्र गुर्दे की आकृति का सेम के बीज की तरह होता है। तो मोनोसाइट का कणिकीय डब्ल्यूबीसी तथा मोनोसाइट के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? माइलोपोइसिस। ये माइलो का मतलब होता है एक कण, और पोइसिस का मतलब होगा है फॉर्मेशन। जो कणिकीय जिसमें कण है तो वो हो गई हमारे कणिकीय डब्ल्यूबीसी। और इसके अलावा मोनोसाइट जो अकणिकीय, उसका उत्पादन भी माइलोपोइसिस के अंतर्गत होता है। अब जो कणिकीय है उनमें कौन कौन सी हो गई हमने पढ़ी थी? एक तो न्यूट्रोफिल पढ़ी थी, न्यूट्रोफिल। एक हमने पढ़ी थी इओसिनोफिल, और तीसरी हो गई इसमें बेसोफिल। तो ये तीन तो देखो इसका निर्माण माइलोपोइसिस, और चौथी हो गई मोनोसाइट। तो इसके साथ मोनोसाइट और तीन ये जो कणिकीय डब्ल्यूबीसी है, इसके निर्माण की प्रक्रिया को माइलोपोइसिस कहते हैं। इसके अलावा देखो लिम्फोसाइट और बच गई। तो जो लिम्फोसाइट के निर्माण की प्रक्रिया है उसको हम कहेंगे लिम्फोपोइसिस। लिम्फोपोइसिस ये क्या है? लिम्फोसाइट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? लस्सी काणु के निर्माण की प्रक्रिया, के निर्माण की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? लिम्फोपोइसिस कह रहे हैं। देखो, तो अभी तक हमने पढ़ लिया आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हमने इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी पूरी बन गई। डब्ल्यूबीसी दो तरह की होती है, कणिकीय और अकणिकीय। तो डब्ल्यूबीसी के निर्माण को ल्यूकोपोइसिस भी कहते हैं। इसमें देखो कणिकीय और जो मोनोसाइट है 5 प्रकार की होती है टोटल। तो ये न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये 4 तो बन गई माइलोपोइसिस के द्वारा। और जो लिम्फोसाइट्स है वो बन गई लिम्फोपोइसिस प्रक्रिया के द्वारा। तो इस तरह से डब्ल्यूबीसी का निर्माण पूरा हो चुका है। अब बच गई बिंबाणु। देखो बिंबाणु, या जिनको हमें क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के निर्माण की प्रक्रिया, के निर्माण की जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया को हम कहेंगे थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस। ये देखो, थ्रोम्बो का मतलब होता है जो थक्का बनाती है, थक्का बनाने वाली सेल, थक्का बनाने वाली सेल। और पोइसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। तो जो थक्का बनाने वाली कोशिकाएं निर्मित करती है उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन? थ्रोम्बोपोइसिस। या ये ऐसा कह देंगे कि बिंबाणु या प्लेटलेट के निर्माण की प्रोसेस या प्रक्रिया जो है उसको हम कहेंगे थ्रोम्बोपोइसिस। तो अभी हमने आरबीसी भी पढ़ ली है कि निर्माण इरिथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोपोइसिस, जिसके अंदर 2 माइलोपोइसिस और लिम्फोपोइसिस, और तीसरी बिंबाणु अर्थात थ्रोम्बोपोइसिस। तो हमने तीनों प्रक्रियाएं पढ़ ली है कि किस किस प्रक्रिया के द्वारा ब्लड का निर्माण होता है। अब बात ये आती है कि ये जो ब्लड बनता है ये कहाँ पर बनता है, या अंग कौन कौन से हैं? तो हम जानते हैं कि इनकी जो आयु होती है ना वो कम होती है। जैसे सबसे ज़्यादा आयु आरबीसी की होती है 120 दिन। बाकी जैसे डब्ल्यूबीसी भी 2 से लेकर कुछ सप्ताह तक जीवित रह सकती है, और जैसे 2 से 5 दिन तक अपनी ये प्लेटलेट्स जीवित रहती है। तो इनकी जीवन काल है वो कम होता है, तो ये ख़त्म होती रहती है, नष्ट होती रहती है, और इनकी जगह नई ब्लड सेल्स बनती रहती है। तो देखो हम एक इसको नोट डाल के पढ़ लेते हैं कि प्रतिदिन देखो लगभग एक अनुमान है कि 1% आरबीसी, अब 1% ही बहुत ज़्यादा होती है, वह लगभग 30% डब्ल्यूबीसी। देखो डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा खत्म हो रही है, नष्ट हो जाती है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी की तुलना में बहुत जल्दी नष्ट होती है क्योंकि इनका जीवन काल भी बहुत कम होता है। तो एक दिन में 1% आरबीसी खत्म हो रही है, 30% डब्ल्यूबीसी खत्म हो रही है। इस कारण नई ब्लड सेल
की उत्पत्ति बहुत ज़रूरी है और ये काम फटाफट होना चाहिए। ठीक है, तो ये लगातार अपने नई कोशिकाओं का बनना शरीर में ज़रूरी है ताकि इनकी जगह ये नई कोशिकाएं पहुंचती रहती है और जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो ख़त्म होती रहती है, नष्ट होती रहती है। अब अब कुछ अंग होते हैं, देखो जिन अंगों में ये नई आरबीसी या जो डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स बनते हैं तो उनको क्या कहेंगे। देखो तो हम ये कहेंगे कि जिन अंगों में रक्त कोशिकाएं, जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं इंक्लूड मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, तीनों इंक्लूड आ गई इसके अंदर। तो रक्त जो कोशिकाएं हैं, तो जिन अंगों में रक्त कोशिकाएं बनती है उन्हें हीमोपोएटिक अंग, या हम इसको क्या कहेंगे, हीमोपोएटिक ऑर्गन्स कहेंगे। देखो ऑर्गन्स कहते हैं हीमोपोएटिक ऑर्गन। हीमो का मतलब है ब्लड, पोएटिक का मतलब निर्माण करने वाले, और ऑर्गन का मतलब है अंग। अब वो अंग कौन कौन से हैं जहाँ पर इनका निर्माण होता है, तो देखो वो अंग कौन कौन से हैं, हीमोपोएटिक अंग कौन कौन से हैं। तो भ्रूणावस्था के अंदर जब हम भ्रूण के रूप में होते हैं गर्भ के अंदर माँ के शरीर में, तो उस भ्रूणावस्था में जो हीमोपोएटिक अंग होते हैं, हीमोपोएटिक जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन होते हैं। देखो जो हमारे ब्लड का निर्माण करेंगे, तो वो तो एक है हमारी थाइमस ग्रंथि जो हमारी छाती या सीने के अंदर होती है। इसके अंदर हमारा दूसरा है लीवर जिसको यकृत भी कहते हैं हम। इसके अलावा प्लीहा जिसको हम स्प्लीन भी कहते हैं, इसको ब्लड बैंक या रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो ये एक तो ये थाइमस ग्रंथि, यकृत, प्लीहा, और एक जो हमारी अपराव होती है जिसमें हम माँ के शरीर से जुड़े रहते हैं, पोषण लेते रहते हैं, प्लेसेंटा जिसको हम कहते हैं, प्लेसेंटा। इसके अलावा भी इसके अंदर देखो कुछ लिम्फ नोड होते हैं, लसिका पर्व, ये भी बॉडी में कई जगह पाए जाते हैं, लिम्फ नोड जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स बनती है। तो ये सभी अंग देखो थाइमस ग्रंथि है, यकृत है, प्लीहा है, अपरा है, लसिका पर्व है। इसमें मुख्य रूप से देखो हमारा यकृत, थाइमस ग्रंथि, प्लीहा, ये सबसे ज़्यादा ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं भ्रूणावस्था में। अपरा भी कर सकती है और लसिका पर्व भी कुछ मात्रा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण करते हैं। तो ये सभी अंग है वो भ्रूणावस्था में कार्य। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर देखो बोन मेरो नहीं है, अस्थि मज्जा नहीं है, क्योंकि अस्थि मज्जा का विकास इस भ्रूणावस्था में नहीं हो पाता है। तो वयस्क अवस्था में क्या होता है कि बोन के अंदर जो लंबी लंबी या जो चपटी अस्थियाँ होती है उनके अंदर एक विशिष्ट ऊतक बन जाता है बोन मेरो जिसको हम कहेंगे। तो वो देखो वो बोन मेरो फिर इन्हें आरबीसी का या डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करने लगेगा। तो हम ये कहेंगे कि वयस्क अवस्था में केवल वयस्क अवस्था में मुख्य जो हीमोपोएटिक अंग है, हीमोपोएटिक ऑर्गन जो है वो हमारा बोन मेरो होता है। कौन होता है, बोन मेरो। और वो भी कौन सा, रेड होता है, जो रेड बोन मेरो होता है। लाल पीला होता है, जो लाल होता है वो बोन मेरो इसके अंदर मुख्य हीमोपोएटिक अंग की तरह काम करता है। और कुछ मात्रा में देखो हमारे अंदर लसिका पर्व भी होते हैं जिनको हम लिम्फ नोड कहते हैं। ये भी हमारे शरीर में जगह जगह पाए जाते हैं, तो वो भी इस कुछ मात्रा में ब्लड का निर्माण करते हैं। देखो तो वयस्क अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण थाइमस ग्रंथि, यकृत, प्लीहा, अपरा और लसिका पर्व करते हैं। जबकि वयस्क अवस्था में ये मुख्य जो काम है वो हमारे बोन मेरो करती है, अस्थि मज्जा करती है, लाल अस्थि मज्जा।
अब देखो एक चीज़ और है यहाँ पर, मानव में फर्स्ट बार यानी पहली बार आरबीसी का निर्माण कौन करता है, कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो वहाँ पर एक थैली जैसी सेक जैसी संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं योक सेक, या जिसको कहते हैं पीतक थैली में होता है। पहली बार वहाँ से ब्लड बनता है। देखो योक सेक में पीतक थैली के अंदर जो हमारे अंदर ये पाई जाती है भ्रूणावस्था के अंदर स्टार्टिंग में, प्रारंभ में। अब एक चीज़ है, ये बोन मेरो है, हम कह रहे हैं, हम वयस्क अवस्था की बात कर लेते हैं। ये जो बोन मेरो है ये कहाँ पाई जाती है? देखो ये जो बोन मेरो है ये हमारी जो अस्थियाँ होती है ना, चपटी और लंबी अस्थियाँ, उनके सिरों पर पाई जाती है, दोनों सिरों पर। तो वहाँ पर एक तो देखो ये कहाँ पाई जाती है, लंबी जो बोन्स है, लंबी बोन्स के सिरों पर। और हमारी जो खोपड़ी स्कल है, उस खोपड़ी की जितनी भी चपटी अस्थियां हैं, चपटी बोन्स है, उसके अंदर ही पाई जाती है। हमारे कंधे की जो त्रिभुजाकार अस्थि है जिसको हम कह रहे हैं स्केपुला, उसमें। इसके अलावा हमारी जो पसलियाँ होती है जिनको हम रिब्स बोलते हैं, उनमें। इसके अलावा पसलियों के आगे एक चौड़ी सी अस्थि लगी होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम में। हमारी हंसली की हड्डी जिसको हम क्लेविकल या हंसली की हड्डी बोलते हैं, उसमें। जितने भी हमारी कशेरुकाएँ होती है, वर्टेब्राज, जितने भी हमारे कशेरुक दंड की हड्डियाँ, वर्टेब्राज, तो इन आदि में बोन मेरो पाया जाता है। देखो ये इनमें सब में बोन मेरो भरा रहता है और वहाँ से ब्लड का निर्माण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो इसमें और कुछ कि ये जो ब्लड का निर्माण होता है इसको प्रेरित करने के लिए कुछ बॉडी में हार्मोन्स भी बनते हैं। देखो तो रुधिर उत्पादन, हम ये कह सकते हैं, रुधिर उत्पादन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में भी आया हुआ है। प्रेरित करने वाला हार्मोन, तो कुछ विशेष अंग जैसे किडनी होती है हमारी, वो एक विशेष हार्मोन का स्राव करती है। रुधिर उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन, तो एक हार्मोन है देखो इरिथ्रोपोएटिन, देखो तो इसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोसाइट को फॉर्मेशन को बढ़ाने वाला। तो देखो तो रुधिर उत्पादन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है एक इरिथ्रोपोएटिन। ये इरिथ्रोपोएटिन नाम से स्पष्ट है। तो किसका उत्पादन बढ़ाएगा? या आरबीसी का उत्पादन बढ़ाएगा। देखो तो ये जो इरिथ्रोपोएटिन है ये कहाँ से स्रावित होता है? हमारे वो जो वर्क होते हैं जिसको हम किडनी भी कहते हैं, उस किडनी से निर्मित होता है, ये जिसको हम कहते हैं स्रावित होता है। ठीक है। और काम क्या है इसका? आरबीसी उत्पादन को प्रेरित करना, ये इसका काम है। तो ध्यान रखिएगा, देखो नाम से स्पष्ट है, इरिथ्रोपोएटिन इरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन की प्रक्रिया को बढ़ाने वाला हार्मोन है इरिथ्रोपोएटिन। अब आपको एक टेबल बना के इस तरह से बताते हैं कि हमारे शरीर में किस तरह से जो ब्लड सेल्स होती है वो बनती है। देखो ये है हमारी बोन मेरो। अब इस बोन मेरो के अंदर क्या होता है कि बहुत ही स्पेशल प्रकार की हीमोपोइटिक ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स क्या है? सेल्स होती है। मतलब बोन मेरो तो खुद एक हीमोपोइटिक ऑर्गन है। तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार की हीमोपोइटिक स्टेम सेल होती है। ये स्टेम सेल क्या होती है? ये बहुत ही विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जो विकसित होकर एक संपूर्ण ऊतक या एक संपूर्ण अंग का निर्माण कर सकती है। अगर हमें एक स्टेम सेल ले लेना तो उससे पूर्ण विकसित ऊतक या
एक विकसित अंग का निर्माण कर सकते हैं एक स्टेम सेल से। तो इतनी एक विशेष कोशिकाएं होती है हमारी बोन मैरो में जिनको हीमोपोइटिक स्टेम सेल कहते हैं। अब ये जो हीमोपोइटिक स्टेम सेल है इसमें देखो, इसमें दो मुख्यतः स्टेम सेल होती है। वो कौन कौन सी होती है? तो उसमें एक तो है जिसका नाम है माइलोइड स्टेम सेल। देखो माइलोइड स्टेम सेल, ये माइलोइड स्टेम सेल है, ये फिर अलग अलग प्रकार की देखो कौन कौन सी होती है। तो इसमें देखो एक तो होती है मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट। देखो तो ये क्या होती है, ये अपरिपक्व होती है। अगर जिसके पीछे ब्लास्ट शब्द लगा होता है इसका मतलब ये अभी कोशिका है वो अपरिपक्व है। तो अब इसका धीरे धीरे क्या होगा, परिपक्वन होगा। क्या होगा? परिपक्वन। तो देखो ये क्या बनाएगी, मेगा कैरियोसाइट्स बनाएगी। और मेगा कैरियोसाइट के कोशिका द्रव्य के टुकड़े ही क्या बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं। तो देखो ये हमारी प्लेटलेट्स बन चुकी है यहाँ पर। माइलोइड स्टेम सेल में एक कोशिका बनती है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। ये बड़े केंद्रक वाली कोशिका है, मेगा यानी बड़ा केंद्रक होता है इनके अंदर। और फिर इनका परिपक्व होकर मेगा कैरियोसाइट बनती है। फिर इसके कोशिका द्रव्य टुकड़े होते हैं जो को प्लेटलेट्स हम बोलते हैं। देखो एक तो ये है इसकी। दूसरे नंबर की एक कोशिका इसके अंदर होती है जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्ट। अब ये समझा गया, इरिथ्रो देखो ये आरबीसी बनाएगी, ब्लास्ट का मतलब ये भी परिपक्व है। अब जब इसका परिपक्वन होगा तो इससे क्या बनेगी, हमारी इरिथ्रोसाइट बनेगी, इरिथ्रोसाइट्स बनेगी। इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होगा, हमारी आरबीसी का निर्माण करेगी। तो ये इससे हमारी आरबीसी का निर्माण हो गया है। तीसरी इसके अंदर देखो एक कोशिका होती है जिसका नाम है माइलोब्लास्ट। तो अभी हमने माइलोपोइसिस पढ़ा था, तो इसमें एक कोशिका है माइलोब्लास्ट। ये माइलोब्लास्ट क्या करती है, ये आगे परिपक्व होकर तीन तरह की कोशिकाएं बनाएगी जिनको हमने क्या कहा था, एक को तो कहा था हमने न्यूट्रोफिल। ये देखो न्यूट्रोफिल बनाएगी। एक तो न्यूट्रोफिल बन गई इससे, एक बनेगी इससे इओसिनोफिल्स। एक तो ये बन गई, दूसरी बन गई इओसिनोफिल और तीसरी बन जाएगी बेसोफिल। तो ये तीनों जो कणिकीय WBC है वो देखो बन गई है। इस तीनों WBC इस माइलोब्लास्ट के विकास से बन गई, इसके परिपक्वन से बन गई। इसके अंदर एक चौथी कोशिका और होती है जिसको कहते हैं मोनोब्लास्ट। देखो नाम से स्पष्ट है मोनोब्लास्ट। तो ये क्या बना लेगी, विकसित होकर मोनोसाइट बना लेगी, मोनोसाइट्स बना लेगी। और मोनोसाइट्स फिर आगे इसका आकार बड़ा हो जाता है, तब ये क्या बना लेती है, कुछ उत्कों में जाकर मैक्रोफेज बना लेती है, जिसको हमने क्या कह रहे हैं हिंदी में, वृत्तबक्स्काणु। हमने ये पढ़ा था, ये उत्कों में जाकर मैक्रोफेज में बदल जाती है। तो ये तो देखो, ये तो इसकी बात है माइलोइड स्टेम सेल की। माइलोइड स्टेम सेल के अंदर ये चार तरह की कोशिकाएं होती है। मेगा कैरियोसाइट, पहले तो देखो बोन मेरो के अंदर हीमोपोइटिक स्टेम सेल होती है। इस हीमोपोइटिक स्टेम सेल के दो प्रकार की है ये मुख्यतः, माइलोइड और दूसरी देखो, ये तो पहली तो है माइलोइड और दूसरी होती है जिसका नाम है लिम्फोइड स्टेम सेल। ये दूसरे दो प्रकार की है। अब माइलोइड के अंदर क्या होता है, माइलोइड ये खुद चार तरह की कोशिकाएं बनाती है। एक तो मेगा कैरियोसाइट जो बड़े केंद्र वाली होती है, और ये धीरे परिपक्व होकर मेगा कैरियोसाइट और लास्ट में प्लेटलेट बना लेती है। ब्लास्ट का मतलब है ये भी है परिपक्व है, फिर ये परिपक्व होकर इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी बना रही है। माइलोब्लास्ट ये क्या करती है, ये न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल बना लेती है। और मोनोब्लास्ट क्या करती है, ये मोनोसाइट बना लेती है और मोनोसाइट उत्कों में जाकर मैक्रोफेज में बदल जाती है। अब देखो दूसरी कोशिका होती है स्टेम सेल जिनको लिम्फोइड स्टेम सेल कहते हैं।
अब ये लिम्फोइड स्टेम सेल क्या करती है, देखो इसको नीचे की तरफ अपन ले आते हैं इधर। तो ये लिम्फोइड स्टेम सेल क्या करती है, देखो ये, तो ये लिम्फोइड स्टेम सेल, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर देखो एक कोशिका है जिनका नाम है लिम्फोब्लास्ट। ये क्या करती है, इसके अंदर एक कोशिका है लिम्फोब्लास्ट बनती है इसके अंदर। अब इस लिम्फोब्लास्ट में देखो, ये जो लिम्फोब्लास्ट है, इस लिम्फोब्लास्ट के द्वारा एक तो छोटी लिम्फोसाइट बनती है, स्मॉल लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट। और स्मॉल लिम्फोसाइट कौन कौन सी होती है, एक तो बी लिम्फोसाइट होती है और दूसरी कौन सी होती है, टी सेल। तो इससे तो बन जाती है बी और टी सेल देखो। और ये बी सेल फिर क्या बना लेती है, देखो प्लाज्मा सेल बना लेती है। और प्लाज्मा सेल फिर क्या बनाती है, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाती है। तो ये जो बी कोशिका है फिर प्लाज्मा सेल बनाएगी, प्लाज्मा सेल क्या बनाएगी, शरीर में एंटीबॉडी बनाएगी। ये टी सेल क्या करेगी, ये डायरेक्ट ही रोगाणु को नष्ट करती है जाके। एक तो देखो लिम्फोसाइट में एक तो बन गई छोटी लिम्फोसाइट और एक बन जाती है बड़ी लार्ज लिम्फोसाइट। और लार्ज लिम्फोसाइट को हमने क्या कहा था, इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, लार्ज लिम्फोसाइट को हम एन के सेल भी कहते हैं। एन के सेल का मतलब क्या है, नेचुरल किलर सेल, ये बन जाती है देखो, नेचुरल किलर सेल बन जाती है। तो इस तरह से देखो टोटली हम कहें कि हमारे जो बोन मेरो होती है उसके जो हिमोपोइटिक स्टेम सेल होती है उसमें 5 तरह की कोशिकाएं बनती है, मेगाकैरियोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। इन सभी से देखो सारे के सारे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी का निर्माण हो चुका है। तो ये हमारे शरीर में रुधिर के उत्पादन की कंप्लीट प्रोसेस है। चलिए कुछ स्पेशल पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। स्पेशल, वो देखो जो हमारे अंदर इरिथ्रोपोइसिस होता है, जो मानव में इरिथ्रोपोइसिस में 72 घंटे लगते हैं, ये याद रखिएगा। जो मानव में इरिथ्रोपोइसिस होता है उसमें 72 घंटे लगते हैं। और इरिथ्रोपोइसिस हेतु कौन कौन से विटामिन चाहिए, एक तो विटामिन चाहिए B12, देखो B9 जिसको हमने विटामिन भी पढ़े थे पाचन वाले पार्ट में, जिसको अपन फोलिक एसिड भी कहते हैं। और विटामिन सी, अगर ये विटामिन B12, विटामिन B9 फोलिक अम्ल और विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल साइनोकोबालामिन, B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन फोलिक अम्ल और विटामिन सी अर्थात एस्कॉर्बिक अम्ल, ये जरूरी होते हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में विटामिन शरीर में है तो इरिथ्रोपोइसिस बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो जाता है। ऊंचाई देखो, ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई है या जहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस की जो दर होती है वो हमेशा अधिक मिलेगी। वो क्यों मिलेगी, इसका कारण ये है कि वहाँ पर वायुदाब कम होता है, वायुदाब कम होने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है और शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए शरीर क्या करता है, आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है, इसलिए इरिथ्रोपोइसिस की दर हमेशा ज़्यादा मिलती है। और हम जब बिल्कुल आराम की स्थिति में होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा कि ऊंचाई या पहाड़ी क्षेत्र में इरिथ्रोपोइसिस की दर हमेशा ज़्यादा मिलेगी, कारण यही है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है वायुदाब कम होने के कारण। अब शरीर को तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, तो शरीर क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा देता है, आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है। जबकि कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जैसे हम जब नींद ले रहे होते हैं या जब आराम कर रहे होते हैं या गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था में
या जो मेस्ट्रोसाइकिल एमसी या जो धर्म या मासिक धर्म चलता है महिलाओं में, उस समय जो इरिथ्रोपोइसिस है, इरिथ्रोपोइसिस है, उसकी जो दर होती है वो हमेशा कम हो रहती है। देखो इस टाइम नींद, आराम, गर्भावस्था के दौरान और मेस्ट्रोसाइकिल के समय जो इरिथ्रोपोइसिस की दर वो हमेशा कम मिलेगी। और बोन मैरो हमने पढ़ लिया कि बोन मैरो में 5 टाइप की कोशिकाएं होती है जो कि पूरे के पूरे ब्लड का निर्माण करती है। तो ये हमारे रुधिर का उत्पादन था जिसका आपको कंप्लीटली बता दिया गया है। अभी तक जिन साथियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट ज़रूर अपने भेजें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भेजें, वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट भेजें ताकि अपेक्षित सुधार भी हम कर सकें।